हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? हिंदी की परीक्षा के लिए तैयारी कैसी चल रही है? दिस इज बिग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अनु पुष्कर फाउंडेशन दैट दिस चैनल इज प्रोवाइडिंग हिंदी गाइडेंस फॉर ऑल हिंदी स्टूडेंट्स। हिंदी में स्पर्श भाग 2 के कुछ पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके पॉइंटर्स हम देखेंगे ताकि परीक्षा में आप पूरा, अगर आपने पूरे वर्ष भर भी अध्ययन नहीं किया है और कुछ समय में, थोड़े समय में सारे पॉइंट्स आप जानना चाहते हैं कि इस लेसन में क्या है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अनु पुष्कर फाउंडेशन की ओर से हम हर साल इस तरह से क्लासेस लेते हैं ताकि आपकी तैयारी हो सके, आपकी परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। बार बार मैंने कहा है, अपनी कक्षाओं में भी कहा है, हर चैनल पे कहा है, एच फॉर हिंदी, एच फॉर 100। तो 100 में 100 अंक लाना आपके हाथ में है और आप कर सकते हैं। तो हम संचयन का के पहले पार्ट से पे आते हैं। वो पहला पार्ट है हमारा हरिहर काका। इससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं और ध्यान रखिए, संचयन में तीनों पार्ट जो आपके हैं, संचयन का, हरिहर काका, सपनों के दिन, टोपी शुक्ला, ठीक है? तीनों में से आपको कोई दो प्रश्न करने होंगे। दो पार्ट से आपको प्रश्न करने हो और आप एक भी पार्ट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि दो पार्ट के बीच में आपको तुलना करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, दो पाठों के बीच में, जैसे कि हरिहर काका के अकेलेपन और टोपी शुक्ला, अगर आपने पढ़ा है वो लेसन पढ़ा ही होगा, क्योंकि साल भर आपने मेहनत करी है और अब परीक्षा की तिथि पास में आ गई। तो दो पाठ को कंपेयर करते हुए भी पूछ सकते हैं, इसलिए छोड़ना कोई पाठ नहीं कि आप ये समझें कि हमें तीन में से दो प्रश्न करने हैं तो दो चैप्टर उठा लेते हैं। नहीं, तीनों तीनों पाठ हम करते हैं और कुछ पॉइंटर्स लेके करेंगे तो और आसान हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या हैं, कहानी क्या है। इस कहानी के जो लेखक हैं, लेखक की हरिहर काका से बहुत आत्मीयता है, लगाव है। वो जब हरिहर काका के पास जाते हैं और हरिहर काका की स्थिति देखते हैं कि पहले तो ये बहुत बात किया करते थे, बहुत आत्मीय थे हमारे साथ, लेकिन आज ऐसा लगता है केवल आंखों से बात कर रहे हैं, केवल आंखें उनकी कुछ कह रही हैं, एक पीड़ा, एक दर्द है उनके हृदय में जो वो बता नहीं पा रहे हैं। केवल आंखों से उन्होंने देखा और मौन हो गए। लेखक काका की दशा देखकर दुखी है, क्योंकि अब तक बोलते थे और क्या निराशा भरी आंखों से देखते हैं। तो पूरा पाठ उनकी इस निराशा, और वो निराशा की स्थिति आई कैसे, उनके अपने ही परिवारजन कितने लोभी हो गए, क्यों ऐसी स्थिति आई कि आज काका असहाय स्थिति में हैं। कारण क्या है? हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है। जब आप आंसर लिखेंगे तो इन पॉइंटर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पॉइंट्स आने चाहिए। कारण क्या है? हरिहर काका के पास 15 बीघे जमीन है, वे खुद अकेले हैं, न पत्नी न बच्चे। उनके 3 भाई हैं जो स्वार्थी हैं और लालची हैं। किस चीज को लेकर? उनके 15 बीघे जमीन को लेकर। सबकी नजर उस पर है कि ये जब खुद अकेले हैं, इनका परिवार नहीं है, तो ये करेंगे क्या इस जमीन का? और वो लाखों की जमीन है, तो सारी सारी नजर उनकी संपत्ति पर है। ना उनसे कोई लगाव है, ना उनका कोई सम्मान है, ना ही परिवार में कोई उनकी देखभाल करता है। ये एक संयुक्त परिवार की कहानी है, जहाँ भाइयों के साथ रहते हैं, भाइयों की पत्नियां, उनके बच्चे सब साथ में हैं, लेकिन हरिहर काका की कोई देखभाल नहीं करता है। रूखी सूखी मिलने पर काका का जब भाइयों की पत्नियों पर गुस्सा होता है, जब वो उन पर क्रोधित हो रहे होते हैं, तो उसी समय ठाकुरबाड़ी, ठाकुरबाड़ी आपने वहां पर पढ़ा है, जो एक मंदिर है, एक मठ मंदिर ठाकुरबाड़ी, उसका एक पुजारी ये बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि परिवार में कुछ कलह है, परिवार में संपत्ति को लेकर कुछ विवाद है। तो यह बात जाकर जब वो ठाकुरबाड़ी के महंत को बताते हैं, तो महंत भी इस प्रकरण में कुछ लाभ उठाने के लिए, वो फायदा उठाने के लिए कुछ योजना बनाते हैं। महंत उन्हें ठाकुरबाड़ी बुलाकर पाप पुण्य का वास्ता देते हैं कि जो जमीन है, यदि तुम लिख दोगे तो पुण्य के भागीदार होगे, और बाकी जगह अगर दे दोगे तो उससे तुम्हें क्या मिलने वाला है? जब ईश्वर के नाम पर दान करते हो तो क्या होता है? तुम्हें पुण्य मिलता है, तुम्हें स्वर्ग मिलता है, तुम्हें अच्छे लोग मिलते हैं। और अभी तक जो तुम्हारे जीवन के साथ होता आया है, इतना दुख मिला है, अवश्य कुछ पाप कर्म में रहे होंगे, तो उन पापों को किस तरह से मिटा सकते हो? ये 15 बीघे जो जमीन दिख रही है ना, ये हमारे नाम कर दो। कौन कह रहा है? ठाकुरबाड़ी के महंत कह रहे हैं। तो उस जमीन को हथियाने की पूरी कोशिश करते हैं। भाइयों ने भी जमीन जो है जबरन हथियाने के लिए बहुत कुकृत्य किए, मारपीट की, और बहुत सारी जो इसमें कथा आई है उसका वर्णन आप करेंगे। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे कि कारण क्या था? जमीन। वो खुद अकेले थे। कौन लोग उनके षड्यंत्र में शामिल थे? इनके परिवारजन, 3 भाई थे, उनका परिवार, और जो गांव में ठाकुरबाड़ी है उसका महंत।
तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब परिवार से जुड़े। ठीक है, परिवार परिवार से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आता है। संचयन में जो संयुक्त परिवार में जो आदर्श स्थिति होनी चाहिए, क्या हरिहर काका के साथ है? नहीं है। तब अगर परिवार से जुड़ा कोई प्रश्न आ जाता है, तब आप इन बिंदुओं को लिखेंगे। समझ रहे हैं कि संयुक्त परिवार जैसी संस्था का विघटन हो रहा है, ये टूट रही है। क्यों टूट रही है? कौन से बिंदु हैं? जैसे यहाँ पर धन का लोभ है, क्यों संबंधों में खटास आ रही है, क्यों दरार आ रही है, क्यों भाई भाई के बीच में या परिवार के बड़े बुजुर्गों के बीच में क्यों इस तरीके की दीवार खड़ी हो रही है, ये बिंदु आप लिखेंगे। तो फैमिली से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, परिवार शब्द आता है अगर प्रश्न में, तो ये पॉइंटर्स आपके काम आएंगे। अब ध्यान से देखिए क्या है। परिवार रूपी संस्था विश्वास से, सहयोग से, लगाव से और आपसी देखभाल से चलती है। यानी एक परिवार में क्या क्या होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति विश्वास होना चाहिए, कोई संकट में है तो उसे सहयोग करना चाहिए, कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करना चाहिए, बचपन से लेकर उंगली पकड़ के जिन्होंने चलना सिखाया है उनके प्रति लगाव होना चाहिए। हम आपस में एक दूसरे की देखभाल करें ताकि कोई बीमार हो जाए, कोई संकट में आ जाए, या कोई वृद्ध है बिल्कुल मरणासन स्थिति में है तो भी शांति से प्राण छोड़ सके। इसे परिवार कहते हैं। परिवार में एक मजबूत विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है? ये टूट रहा है। तो परिवार से रिलेटेड जब प्रश्न आएगा तो ये पॉइंटर्स आपके काम आएंगे, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं। इसको आप अवश्य लिखेंगे। प्रश्न पूरा करने के लिए आपके उत्तर को ये मजबूत बनाएंगे ये पॉइंटर्स। परंपरागत व्यवहार सरलता का इस पाठ में इसका विघटन दिखाया गया। जो परंपराएं हमारी चली आ रही हैं कि परिवार परिवार कैसे बना रहे, परिवार नहीं टूटना चाहिए, आपस में सहयोग होना चाहिए, तो उसमें क्या आ रही? टूटन, एक दरार आ रही है, वो टूटते जा रहे हैं। ये इस पाठ में दिखाया गया है। अब लोभ, लालच, पाप, अनाचार, बड़ों का तिरस्कार, अवसरवादिता, स्वार्थ लोलुपता आदि का प्रवेश हो रहा है। लोभ यानी किसके प्रति लोभ? यदि एक व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति है तो दूसरा भाई सोच रहा है क्यों ना इसका हिस्सा हमें मिल जाए, है ना? भाइयों भाइयों में लड़ाई इसलिए हो रही है कि कोई पैतृक जमीन पड़ी थी तो एक ही चाह रहा है सारा मुझे मिल जाए। वसीयत जब करी जाए तो जब बंटवारा हो तो उसका बड़ा हिस्सा मुझे मिल जाए। और अनाचार, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना, एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, बड़ों का तिरस्कार हो रहा है। ये सब आप अभी जानते हैं और आप इससे परिचित भी होंगे। अड़ोस पड़ोस में या गांव की ऐसी घटनाएं आपकी जानकारी में आती होंगी। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या आपके की जानकारी में, पास पड़ोस में या आपके समाज में हरिहर काका जैसी स्थिति किसी बुजुर्ग की है तो आप क्या करेंगे? कुछ प्रश्न जो ट्विस्ट करके आ रहे हैं तो उसके लिए तैयार रहिए। एक तो परिवार से संबंधित प्रश्न पूछ लिया, दूसरा हरिहर काका जैसी स्थिति आपने अगर देखी है, आपके ही अपने परिवार में है, आपके ही अपने खानदान में किसी ऐसे बुजुर्ग की स्थिति आ गई है, तो उसके विषय में आपके क्या विचार हैं? समझ रहे हैं? तो प्रश्न किस तरह से ट्विस्ट करके दिए जाते हैं, इसके लिए आप तैयार रहेंगे। अवसरवादिता क्या? कि अवसर आ गया तो कहाँ हमारा लाभ सिद्ध हो रहा है, इसके लिए हम तुरंत दौड़ पड़ते हैं, कुछ भी करने को तैयार करते रहते हैं, जैसे कि हरिहर काका के भाइयों ने किया, जिनका सम्मान किया जाना चाहिए, जिनके पांव पूजने चाहिए। अब उनको हाथ पैर बांध कर उनको डाल दिया गया, उनका मुंह बंद कर दिया गया, यहाँ तक उनकी हत्या की साजिश की गई। ये कितने बड़े कुकृत्य हैं। स्वार्थ लोलुपता कि मेरा ही परिवार, मेरे लिए ही धन, सब कुछ मेरा 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 मेरा, मैं अहंकार, दूसरा तो समाप्त। तो ये जो स्थितियां आ रही हैं परिवार को तोड़ रही हैं। अगला पॉइंट क्या है? धन के लिए विश्वासघात, यानी भाई भाई आपस में विश्वासघात करे, आपस में एक परिवार के सदस्य ही एक दूसरे से उनके ऊपर लांछन लगाएं, उनके ऊपर आरोप लगाएं किसी भी तरह से। जैसे आपने कितनी तरीके की घटनाएं सुनी होंगी कि गलत हस्ताक्षर करा के या किसी भी तरीके से जबरन हस्ताक्षर करा के किसी की वसीयत ले ली, किसी की जायदाद ले ली, किसी की जमीन ले ली। तो ये सब क्या आता है? विश्वासघात में आता है। विश्वासघात और यहाँ तक कि हिंसा, जरूरत पड़े तो रास्ते से हटा दिया। तो ये कौन कौन से कुकृत्य हैं जो समाज में बढ़ते जा रहे हैं? धन हड़पने के लिए छल, बल, कपट, मारपीट, हत्या जैसी घटनाएं होने लगी हैं। बुजुर्गों का अकेलापन सब जानते हैं कि बच्चे जब बड़े हो गए तो परिवार से दूर हो गए या नौकरी के लिए चले गए या उनका परिवार ही अलग है, वह अपने अपनी संतान के साथ, अपनी पत्नी के साथ कहीं विदेश चले गए या कहीं दूर चले गए, और घर में कौन? दो लोग, दो प्राणी अकेले हैं। वो माता पिता जो वृद्ध हो गए, वो दादा दादी जो वृद्ध हो गए, तो बुजुर्गों का क्या है? अकेलापन। तो इस पाठ में जो बिंदु हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे।
बुजुर्गों का अकेलापन, ना उनसे कोई बात करने वाला। अगर वो लेखक भी नहीं आता, क्योंकि वो जानता है लेखक कि काका हमसे बात करते रहे, अपने कंधे पर बिठाकर घुमाते रहे हैं, कितनी आत्मीयता रही है, तो आज वो अकेले हो चुके हैं। उनके परिवार के लोग भी उनके अपने नहीं हैं। असहायता, यानी असहाय स्थिति में, ना पुलिस उनके साथ है, ना कोई दलबल उनके साथ है, ना कोई कोई बलिष्ठ व्यक्ति उनके साथ है, वो असहाय हैं। और सबसे बड़ी बात, असुरक्षा, जीवन की असुरक्षा, न जाने कब कौन आए और मार दे। क्यों? क्योंकि वो किसी संपत्ति के मालिक हैं। तो क्या है? बुजुर्गों का अकेलापन, असहायता, असुरक्षा, आज वो असुरक्षित है। ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि बुजुर्ग अकेले थे, चोर घुस आए, सारी धन संपत्ति लूट कर ले गए, क्योंकि घर में तो उनके बच्चे भी नहीं थे और आस पड़ोस उनको जानता नहीं था। ये स्थिति आई, तो उनका अकेलापन है, उनके लिए असुरक्षा बड़ी चिंताजनक है। शहरी जीवन ही नहीं, ग्रामीण जीवन में भी परिवार खंडित हो रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि शहरों में इस तरीके की घटनाएँ हैं, एकाकीपन है, और गाँव में तो बड़ी मजबूती से परिवार की संस्था बंधी हुई, लेकिन नहीं, गाँवों में भी ये छल-कपट, ये छल ज़मीन को हड़पना, जायदाद अपने नाम कर लेना, ये सब अब सारी जो घटनाएँ हैं, आप समाचार पत्र में भी पढ़ते हैं, आपकी जानकारी में आता है, और इन सब में वृद्धि हो रही है। ये समाज में एक टूटन, समाज के लिए एक चिंता की विषय है। ज़मीन जायदाद के टुकड़े हो जाते हैं, परिवार में मनमुटाव होता है और रिश्तों में दरार पड़ती। तो अगर परिवार से संबंधित प्रश्न आएगा, तो ये पॉइंटर आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब ठाकुरबाड़ी पे प्रश्न आते हैं कि ठाकुरबाड़ी इस तरीके की संस्थाएँ क्या प्रकट करती हैं? इनका क्या महत्व है? लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास ईश्वर के प्रति है, पूरी तरह से समर्पण भाव से आते हैं, शरणागत भाव से आते हैं, हाथ में दान लेकर आते हैं, फल-फूल, भोजन सब कुछ लेकर आते हैं, अर्पण करने के लिए लाते हैं। लेकिन वहाँ जो बैठे महंत हैं, वहाँ जो बैठे पंडित हैं, वहाँ जो बैठे वहाँ के जो ठेकेदार हैं, वो क्या करते हैं, उनके मन में लालच आ जाता है। सामने वाला व्यक्ति तो भक्त बन के आ रहा है, समर्पण के भाव से आ रहा है, ईश्वर को देने आ रहा है, लेकिन वहाँ जो पंडित बैठे हैं, वो इसमें अपना स्वार्थ देखने लगते हैं और कई तरीके के अंधविश्वास फैलाकर, कर्मकांड बताकर उनसे वो और धन अर्जित करना चाहते हैं। उनका धन हड़पना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में लालच आ जाता है। वो कोई और रोज़गार व्यवसाय तो करते नहीं हैं, वो इसी को रोज़गार और व्यवसाय बना लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा लाएँ। तो ये केंद्र क्या बन जाते हैं? ये धन अर्जित करने के एक तरीके से केंद्र बन जाते हैं। मठ और मंदिर भक्ति व ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, है ना? ईश्वर सर्वव्यापी है, ये संदेश देना चाहिए। ईश्वर सबका कष्ट हरता है, कोई ऊँच-नीच का भेद नहीं करता है, ये संदेश जाना चाहिए। लेकिन संदेश क्या हो जाता है इन मठाधीशों के कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा आए, धन आए और ये धनाढ्य होते जाएँ और व्यक्ति की आस्था का और विश्वास का ये इसको बिल्कुल छिन्न-भिन्न करके रख देते हैं। और इसकी बजाय ये क्या करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, दान के नाम पर धन लूटने के केंद्र बन जाते हैं। शांति प्रदान करने के स्थान पर संशय पैदा करते हैं, अरे! तुम्हारे तो ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तुम्हारा तो ये चल रहा है, अरे! इससे पाप हो जाएगा, तुम्हें तो पुण्य के लिए ये कर्मकांड करने पड़ेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप? जो आस्था का केंद्र, भक्ति और ज्ञान का केंद्र होना चाहिए, आज उनकी स्थिति जो है वो खराब होती जा रही, चिंताजनक होती जा रही है। वे अपना कार्य, अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभा रहे हैं। गरीबों को ये निःशुल्क भोजन करा सकते हैं, इस तरीके की ठाकुरबाड़ी या मंदिर हुए या मठ हुए, उन्हें आश्रय दे सकते हैं। तो इसकी बजाय क्या करने लगते हैं, ज़मीन हड़पने, पैसा वसूलने जैसे काम करने लगते हैं। लोगों की श्रद्धा व आस्था यहाँ से डगमगाने लगती है। फिर लोग कहते हैं, अरे! यहाँ तो ईश्वर है ही नहीं, यहाँ तो क्या ये मठ और महंत ये जो बने बैठे हैं, ये तो हमें लूटने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर ठाकुरबाड़ी से जो रिलेटेड प्रश्न आएगा, वहाँ पर आप डालेंगे कि किस तरह से गाँवों के लोगों की आस्था थी। वहाँ पर प्रत्येक कोई उत्सव होता था, किसी के घर में जन्म हुआ, जन्मोत्सव हुआ, कोई भी क्रियाकलाप तो वो मंदिर से शुरू होती थी। वो वहाँ पर आके माथा टेकते थे। बड़े बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से ईश्वर के लिए समर्पण भाव से आते थे, ठीक है? तो गाँव का वो एक केंद्र है, वहाँ उत्सव हुआ करते थे। तो अब धीरे-धीरे महंत लोगों के प्रवेश के कारण ये स्थिति आ गई कि अब लोगों की आस्था भी डगमगाने लगी। एक प्रश्न और आता है, संचयन में एक लेसन है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला में जो वो इरफ़ान और टोपी की दोस्ती बताई है, वहाँ टोपी जो है वो भी अकेला पड़ जाता है। जब इरफ़ान के परिवार में उसके पिता का तबादला हो जाता है, वो भी अकेला हो जाता है। उसके साथ भी मानवीय दृष्टि से अच्छा व्यवहार नहीं होता है। बाल सुलभ चेष्टाओं की जो उसकी गतिविधियाँ हैं, उसका सम्मान नहीं होता है। सब उसका तिरस्कार करते हैं, फ़ेल हो जाता है, तब बेचारा अकेला पड़ जाता है। और इस पार्ट में भी हरिहर काका बिल्कुल अकेले पड़ गए। तो 2 पार्ट को
क्या मिलाते हुए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना? सरल प्रश्न तो आपके सब तैयार हैं, किन पार्ट से प्रश्न आ सकते हैं इसको भी आप देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखेंगे कि हरिहर काका यहाँ कैसे हैं? बुजुर्ग की स्थिति में हैं, मतलब बूढ़े हैं, और बुजुर्ग की एक दयनीय अवस्था जो अभी मैंने बताई कि सुरक्षा की भावना, वो असहाय हैं और उनका तिरस्कार होता है और सबकी नज़र उनकी संपत्ति पर। तो इस स्थिति ने उन्हें बिल्कुल अकेलेपन के कगार पर छोड़ दिया है। बिल्कुल अकेले हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। और दूसरा, उस पार्ट में टोपी शुक्ला क्या है, वो एक बच्चा है, बाल मन की अनदेखी की जाती है, सब उससे काम कराते हैं, सब उसको कुछ भी अनर्गल बोल देते हैं, और दूसरे धर्म के बच्चे से अगर उसकी दोस्ती हो जाती तो बार बार उस पर यह कहा जाता है कि तुम इस तरीके के शब्द क्यों बोलते हो, दूसरे धर्म से संबंधित जो शब्द हैं या उसके जो संस्कार हैं उसको क्यों अपना रहे हो, उसका तिरस्कार होता है। और उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता, और जब वो फेल हो जाता है तो पूरी तरह से पूरा घर या पूरा परिवार या अध्यापक उसका मजाक बनाते, तो वहाँ वह भी अकेलेपन की स्थिति से गुजर रहा। तो दोनों को कंपेयर करते प्रश्न हो सकते हैं। उसकी असफलता पर तिरस्कार किया जाता है। आगे के पॉइंटर देखेंगे। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि यदि हरिहर काका के गांव में मीडिया होती, वहाँ पत्रकारिता का प्रसार होता, पत्रकार होते, तब भी क्या यह स्थिति होती? तो किस तरह से उन्हें कोई हेल्प मिल सकती थी? तो यह प्रश्न खूब पूछा गया, अच्छी तरह तैयार रखेंगे इसको। यदि हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई है तो हम मीडिया के सहयोग से उसकी सहायता कैसे कर पाएंगे? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सॉलिड पॉइंट है। मीडिया है क्या? पत्रकारिता है क्या? डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में पत्रकारिता को क्या कहते हैं? प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर। कोई नहीं लिखेगा, आप लिख कर आना, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको पत्रकारिता की जानकारी नहीं है। पत्रकारिता को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। कोने कोने तक खबर पहुंचाना, मीडिया से रिलेटेड सीधे नहीं आ जाएंगे कि मीडिया ये करती और खबर छापती और फिर खबर न्यूज में जैसे फायर की तरह स्प्रेड हो जाती तो फैल जाती, ऐसे नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे पत्रकारिता के बारे में। मीडिया का रोल क्या है? क्यों मीडिया मीडिया क्यों आती और क्या उससे सहायता मिलती? तो आप वहां पर लिखेंगे कोने-कोने तक खबर पहुंचाना मीडिया का काम है। मीडिया का और क्या काम है? जागरूकता लाना, दबी हुई बात को उजागर करना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। हरिहर काका को न्याय मिलता और क्या होता? स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ एनजीओज, कुछ बुजुर्गों से संबंधित जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो सामने आती, कुछ राजनेता हो सकता सामने आते, कुछ वास्तव में हेल्प करने वाले लोग सामने आ जाते, कुछ स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनकी सहायता करने के लिए आ जाते। तो मीडिया जब उस खबर को किसी समाचार पत्र में, किसी न्यूज चैनल में दिखाती तो लोगों में जागरूकता आती, अच्छा उनके साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारे लोग उनके पक्ष में आ जाते। और क्या होता कि धूर्त महंत, पुजारी, साधु आदि की रिपोर्ट पुलिस में की जाती और पुलिस को बताया जाता कि इनकी आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ चुका है, ये असहाय व्यक्ति जो हरिहर काका हैं उन असहाय व्यक्ति की जमीन को बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। भाइयों, महंत, साधु और पुजारियों की खबर मीडिया में देने से उनका पर्दाफाश होता कि किस तरीके से आस्था के नाम पर लोगों को कैसे ये छल रहे हैं, कैसे ये अंधविश्वास भी फैला रहे हैं, पाप पुण्य की बात करके उनकी ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं, कैसे एक बुजुर्ग को बंधक बनाया गया, कैसे मारपीट हुई। ये सारी बातें जब मीडिया में आती तो एक सनसनीखेज लोग देखते हैं ना कि अरे इसके साथ ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हो रहा है। तो उनका खुद भी हस्तक्षेप होता है, पुलिस का भी हस्तक्षेप होता है। तो सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें, जो दोषी है उन्हें सजा मिलती, साथ ही हरिहर काका जैसे व्यक्ति को न्याय मिलता। तो ये मेन पॉइंट है, जो प्रश्न आने वाले हैं, आ सकते हैं, उन पर बेस्ड थे, ये पॉइंट्स होने चाहिए। बाकी की आगे के जो प्रश्न हैं इसे आप तैयार रखेंगे, अगले सेशन में इन प्रश्न को हम और विस्तार से ले लेंगे। लेखक ने कैसे जाना कि हरिहर काका उसे बचपन में बहुत प्यार करते थे? ये प्रश्न, ये सामान्य प्रश्न है, आप साल भर पढ़ते आए हैं, इसको एक रिवीजन की तरह ले लेंगे। मेन पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं, उन मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, आपको जरूर प्रश्न मिलेगा, उसका उत्तर आप लिख कर आएंगे। हरिहर काका की किस स्थिति से लेखक चिंतित है? अगले प्रश्न में, उम्र का फासला भी आत्मीय संबंधों के बीच बाधा नहीं बनता। कथावाचक और हरिहर काका के बीच में, जैसे कथावाचक बहुत कम आयु के थे और हरिहर काका बहुत बड़े थे। तो इस प्रश्न को लेंगे, सामान्य प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट में नहीं है, लेकिन हम एक एक कोना कोना छानते हुए चलेंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं। हरिहर काका के परिवार का स्वरूप कैसा था? हरिहर काका के परिवार का स्वरूप संयुक्त परिवार से जोड़ के लिख सकते हैं। लेखक ठाकुरबाड़ी से घनिष्ठ संबंध क्यों ना बना सके? क्योंकि उनकी जो क्या बात थी, किस तरह से अंधविश्वास है और किस तरीके से महंत का आचरण है, ये सब हम लेंगे।
यंत्रणाओं के बीच में, यंत्रणाओं यानी कष्ट देना, किसी को पीड़ा देना के बीच में जी रहे हरिहर काका की तुलना लेखक ने किससे की है? वो मझधार में फंसी नाव की तरह है, जो बीच में है, ना किनारे आ रही है, ना ही डूबना चाहती है, प्राण संकट में है। ये ऐसे प्रश्न हैं। हरिहर काका के सब हरिहर काका ने सबसे बात करना बंद क्यों कर दिया? एक ये प्रश्न है। हरिहर काका ने अपना गुस्सा घर की औरतों पर किस तरह उतारा? जब उन्हें रूखी सूखी दी गई थी, तब उन्होंने थाली फेंकी थी और कहा था कि मेरी ही जमीन से जो धन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, उससे तुम्हारे यहाँ रोटी बनती है। इस तरीके की घटना आपको अच्छी तरह पता है। डिटेल में हम इसको भी ले लेंगे। हरिहर काका का दिल जीतने के लिए ठाकुरबाड़ी के महंत जी ने क्या क्या उपाय अपनाया? ठाकुरबाड़ी के महंत ने किस तरह से उनको बुलाया था हरिहर काका को, है ना, अच्छे मिष्ठान व्यंजन करा के, और किस तरह से उन्हें बातों में फंसाया था, पाप पुण्य का वास्ता दिया था। फिर एक प्रश्न, गांव के नेताजी हरिहर काका के समक्ष क्या प्रस्ताव लाए थे कि तुम्हारे नाम पर हरिहर उच्च विद्यालय बनवा दिया जाएगा? ये प्रश्न है। अंत में हरिहर काका द्वारा जमीन के बारे में लिया जाने वाला निर्णय क्या था, और वह परिवार के मूल्यों को किस परिस्थिति में प्रभावित करता था कि उन्होंने सोचा था कि अब मैं जमीन तो किसी को नहीं दूंगा, नहीं तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। महंतों और मठाधीशों का लोभ बढ़ाने में लोगों की गहन धार्मिक आस्था का भी हाथ होता है। वो आस्था के नाम पर ढेर दान देते जाते हैं, क्योंकि उनमें उनके अंदर एक डर होता है कि अरे हम नहीं करेंगे तो कहीं ईश्वर हमसे रूठ ना जाए। तो इस पर एक प्रश्न बनता है कि लोगों की गहन धार्मिक आस्था के कारण ही ये मठ बहुत फल फूल रहे हैं और शोषण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डर है ईश्वर के नाम पर कि हम नहीं करेंगे तो कहीं हमें खुद पाप ना लगे। और प्रश्न है, लोभी महंत एक ओर हरिहर काका को यश और बैकुंठ का लोभ दिखा रहे हैं, दूसरी ओर पूर्व जन्म के उदाहरण द्वारा भय भी दिखा रहे हैं। इसको स्पष्ट कीजिए। इस कथा को भी हम लेंगे अगले सेशन में। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों तथा ठाकुरवाड़ी के महंत का कैसा व्यवहार था? यानी उनके भाइयों ने भी उन्हें परेशान किया और ठाकुरवाड़ी के महंत ने भी दुर्व्यवहार किया, जबरदस्ती की, उनके जमीन लिखवाने के लिए कितना जबरन दुर्व्यवहार किया गया। हरिहर काका ने उनकी ज़मीन हरिहर काका के लिए उनकी ज़मीन जी की जंजाल बन गई। अब आप कैसे समझेंगे जी की जंजाल बन जाना? यानी मुसीबत की जड़ बन जाना। ये एक ज़मीन जो थी जिसके कारण सबकी नज़र थी कि हरिहर काका या क्या तो मरें या तो हमारे नाम कर दें, जब तक जीवित हैं तब तक साइन करके पेपर पे ये हमारे नाम इसकी वसीयत कर दें। तो ये उनके जी की जंजाल बनी हुई थी। अब प्रश्न और भी हैं कि यदि प्रश्न आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई है, तो आप किस प्रकार मदद करेंगे? पूछा गया प्रश्न सीबीएसई में, ठीक है? तो ये आप तैयार रखेंगे। हमारे आसपास हरिहर काका की स्थिति है तो हम उसको अपना कर्तव्य समझेंगे, हम अपना दायित्व समझेंगे कि हम भी सामाजिक नागरिक हैं, है ना? प्रत्येक व्यक्ति समाज की एक यूनिट की तरह है, एक इकाई की तरह है। आसपास क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। असहाय व्यक्ति की कैसे सहायता करेंगे, परिवार के सदस्यों को कैसे समझाएंगे, धूर्त महंत पुजारी लोगों की रिपोर्ट पुलिस में करेंगे, और मीडिया का हस्तक्षेप तो है जिस पर हमने बात की। अन्य संभावित प्रश्न पूछे गए हैं, पूरी तरह से चाक चौबंद होके जाएंगे, कोने कोने तक जो प्रश्न बन रहा है उसे भी देख कर आप जाएंगे। हरिहर काका की कहानी लिखने का मूल्य उद्देश्य क्या है? स्वार्थ के लिए लोग क्या क्या करते हैं हमने बताया। वर्तमान समय में हरिहर काका जैसी स्थिति हो तो आप क्या करेंगे? आपका क्या कर्तव्य है ना? आप युवा हैं, युवा पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, आप क्या करेंगे? और हरिहर काका एक शोषित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में नजर आते हैं। वो शोषण, कैसे उनका शोषण हो रहा है, आप कैसे उनके बारे में लिखेंगे? जब उनको जबरन उठाकर ले जाने लगा तो उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, इस दुखद बात पर भी आप लिख सकते हैं। लेखक की ठाकुरबाड़ी के विषय में क्या राय है, तो वही धर्म संस्थान अब कैसे होते जा रहे हैं ये लिखेंगे। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की राय था, जो रूमर्स फैल रहे थे, कुछ थे कि उनको जमीन लिख देनी चाहिए, नाम बिल्कुल शांत एकांत में जाना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं जमीन जैसे ही चली जाएगी तो हरिहर काका की को रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो दो पक्ष थे, तो गाँव में किस तरीके की गपशप हो रही थी, रूमर्स थे, इसके बारे में आप लिखेंगे। यदि आसपास हरिहर काका जैसी हालत है, अभी हमने बात की, धार्मिक संस्था के लोग आस्था विश्वास की आड़ में नैतिक मूल्य को लालच और अन्याय में साझीदार हो जाते हैं, हरिहर काका पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसे भी देखा। स्वार्थ लिप्सा वही होता है ग्रीडीनेस, ठीक है? ग्रीडीनेस के कारण या लालच के कारण आजकल पारिवारिक संबंध किस प्रकार से बनते बिगड़ते जा रहे हैं। तो धन ही सब कुछ है, हमारा मेरा अपना सब उसी मैं के लिए ही स्वार्थ में इतनी स्थिति खराब हो गई है कि परिवार टूट रहे हैं। तो ये सारे बिंदु से थे। मैंने क्या बोला आपको, पॉइंटर्स रेडी रखिए। उस प्रश्न में, जो कि बड़ा प्रश्न है 3 नंबर का, आपको 6 नंबर इसमें लाने ही लाने हैं, 2 प्रश्न करने ही करने हैं। तो कहानी है बहुत सरल सी कहानी, कहानी के मुख्य बिंदु अगर आ गए आपके उत्तर में तो आपको पूरे में पूरे अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, 1 से 1.5 पन्ने तक आपको लिखना ही लिखना है।
ये 2 लाइनें लिख कर मत आ जाइए, संचयन में आपको विस्तार से लिखना होता है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए बार-बार कह रहे हैं। अब पॉइंटर्स का टाइम आ गया है, क्योंकि गैप भी बहुत कम है, 28 को आपका पेपर है। एसएसटी के जस्ट बाद आपको 2 दिन बीच में समय मिल रहा है, अच्छी तरह तैयारी करेंगे और आगे आने वाले वीडियो देखते रहेंगे। आई एम ऑलवेज़ रेडी फॉर योर हेल्प।